स्वागत है आप सबका क्रिएटिव एजुकेशन चैनल पर। साथियों, एक कहावत है, बड़ी गजब की कहावत है कि दीपक बोलता नहीं है, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसकी कर्म उसकी पहचान बताती है। साथियों, जो आज का टॉपिक है, इस क्लास का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे वो कितनी भी परीक्षाओं की, सभी परीक्षाओं के। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं दर्पण के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में, अध्ययन करेंगे कौन कौन से दर्पण होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, आखिर एक्चुअल में क्या होता है दर्पण। तो ठीक है दोस्तों, आज हम सीखते हैं दर्पण। सबसे पहले होता है दर्पण। दर्पण इन इंग्लिश मिरर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होते हैं, क्या चीज है दर्पण? दर्पण जो होते हैं एक प्रकार का आईना होता है। ये एक प्रकार का आईना होता है, एक प्रकार का आईना होता है। अच्छा, इसके दर्पण के जो मिरर है हमारा, इसके कई सारे नाम हैं, कुछ अन्य नाम है। इसको नाम हम देख लेते हैं कौन कौन से नाम होते हैं। अपनी भाषा में हम लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे हम इसको शीशा बोल देते हैं। शीशा आम भाषा में जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली यूज में जब हम कोचिंग घर से कोचिंग आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं या कहीं भी आप ऑफिस जाते हो तो आप शीशा जरूर देखते हुए, नहा धो के आप कंघा करते होगे, है ना। एक शीशा बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको हम बिंब भी बोल सकते हैं, बिंब। और एक आईना आप लिखे ही हो, ये आईना आपका, ये आईना जो है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। ये फारसी वाले हैं ना, फारसी वाले जो आए थे उन्होंने ये शब्द दिया था, आईना। अब हम दर्पण की अब ये वास्तविक जीवन में हम दर्पण के इस रूप में जानते हैं। अब विज्ञान की भाषा में हम जानते हैं दर्पण की परिभाषा। दर्पण की परिभाषा के बारे में बात करें तो ये कांच का ही एक भाग होता है। दर्पण भी एक कांच का ही एक भाग होता है, जिसके इसमें दो सतह होती है, जिसके एक सतह जो होती है परावर्तक अथवा चिकनी होती है, दूसरी सतह पर कलई पोती होती है, यानी कि दूसरी सतह पर पेंट होती है, पॉलिश होती है। वो पॉलिश किस चीज की होती है? एक पॉलिश तो आप कर सकते हो कि सिल्वर पेंट की पॉलिश होती है, दूसरे आप पारे की कलई कर सकते हो, पारे की पॉलिश होती है। तो हम लिखते हैं कि दर्पण एक कांच का ही भाग होता है। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है, एक भाग होता है, जिसकी एक सतह चिकनी अथवा बोल सकते हो इसको परावर्तक। चिकनी अथवा परावर्तक होती है, तथा दूसरी सतह एक सतह चिकनी अथवा पारदर्शक होती है तथा दूसरी सतह पॉलिश्ड होती है। पॉलिश की हुई होती है। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है, जिसकी एक सतह चिकनी अथवा परावर्तक होती है तथा दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। जो पॉलिश होती है, ये जो पॉलिश की बात करते हैं, ये पॉलिश
इसमें दो तरीके की पॉलिश्ड होती है। एक तो आप कर सकते हो ये पॉलिश्ड वाला, एक सिल्वर पेंट होता है, सिल्वर पेंट, और दूसरा होती है पारे की कलई जो लगा देते हैं, पारे की कलई, पारे की कलई। आप सभी जानते हो पारा भी एक धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ कर देते हैं। बहुत सारे यूज है पारे के, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि दर्पण के प्रकार, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, कितने प्रकार के हमारे मिरर होते हैं। अब मिरर के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, अगर हम टाइप्स ऑफ मिरर देखते हैं तो दो टाइप के होते हैं। ये हम मिरर लिखते हैं इधर, मिरर यानी कि हमारा ये दर्पण हो गया। इसके जो है दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो समतल दर्पण होता है हमारा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोली दर्पण। इन इंग्लिश स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। यहां पे गोली दर्पण भी दो प्रकार के होंगे। गोली दर्पण भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर को, आप सभी लोग लिखते चलिए, लिखेंगे चीजें तो एक नहीं 10 बार आप पढ़ोगे, एक बार आप लिखोगे तो उसके बराबर हो जाता है। इसलिए आप चीजों को लिखते रहिए, लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। परिभाषा आप बार बार लिखोगे, कोशिश करोगे, अभ्यास करोगे तो चीजें याद हो जाएगी आपको। स्फेरिकल मिरर यानी कि ये गोली दर्पण, ये दो टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक भी, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ समतल दर्पण की। ये होते हैं, पहला तो हो जाता है ये उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब हम समतल दर्पण की बात करेंगे, फिर गोली दर्पण की बात करेंगे, फिर उत्तल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण की बात कर, सारी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा होगा ये समतल दर्पण होगा। सारा कुछ इसमें सीखेंगे। ये दर्पण के प्रकार हैं। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप दो प्रकार के बताइए। पहला आपका हो गया समतल दर्पण हो गया, दूसरा आपका हो गया क्या, ये गोली दर्पण हो गया। गोली दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना। फिर उसके बाद आप बताइए, गोली दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण होते हैं, और ये दूसरा हो गया हमारा कॉनकेव मिरर यानी कि एक अवतल दर्पण होते हैं। पहले क्या होता था, काफी स्टूडेंट यही क्वेश्चन याद रहता है कि दर्पण कितने प्रकार के, वो दो बता देते हैं। कौन कौन से? सीधा डायरेक्ट ये बता देते हैं। एक कहते हैं उत्तल दर्पण, दूसरा कहते हैं अवतल दर्पण। लेकिन आप चीजें सीखोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे तो ये चीजें आपको कंसिस्ट हो जाएगी एक अच्छे क्लू में, ठीक है। आप किसी को भी बता पाओगे एक करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट जो है क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं ये समतल दर्पण में। यहां तक हो गया सभी का, नोट कर लिए, ठीक है। जो भी मेरे साथी नए हैं वो प्लीज इस क्रिएटिव एजुकेशन के परिवार से जुड़िए। ये परिवार का आप साझा बनिए। परिवार का साझा बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको कम से कम नोटिफिकेशन तो मिले।
आपको पता चले कि वीडियो हो गई और आप देख लें उसको, है ना। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर जैसे हमारे दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करते हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। समतल दर्पण का यूज करते हैं, गोली दर्पण का भी कभी कभी, है ना। लेकिन ये समतल दर्पण हमारा डेली का है जो हमारे घरों में रहता है। तो समतल दर्पण की हमारी एक्चुअली जो परिभाषा हो जाएगी, समतल दर्पण, इसमें क्या होता है, दो सतह होती है। दोनों सतह जो होती है प्लेन होती है। एक सतह होती है आपकी चिकनी वाली और एक सतह होती है आपकी कलई वाली, बस इतना ही है। लिखिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह, जिसकी एक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, ये लिख लीजिए, जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। सतह समतल होती है तथा दूसरी सतह पॉलिश्ड होती है। दूसरी सतह पॉलिश होती है। अरे आप देखे होंगे कभी शीशा उषा अगर आप फोड़े होंगे ना, तो उसमें देखे होंगे एक सतह जो आप जिस तरह के चेहरा देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, वो सतह जो होती है आपकी परावर्तक होती है। परावर्तक होती है। परावर्तक का मतलब ये होता है लौटना, जो आपका प्रतिबिंब सामने बन जाता है, वो परावर्तक सतह होती है। दूसरी जो पॉलिश होती है, आपने देखा होगा कभी कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी कभी रेड कलर का हो जाता है, कभी कभी ब्लैक कलर का हो जाता है ना, कलर चेंज कर देते हैं। पॉलिश तो वही होती है, कौन कौन सी, पारे की और सिल्वर पेंट। समतल दर्पण के बारे में हमने सीखा। अब समतल दर्पण में हम जो प्रतिबिंब बनने के गुणधर्म है वो सारी चीजें हम सीखेंगे। एक और आपको गोली दर्पण बता देते हैं। गोली दर्पण एक गेंद के आकार के, एक आधे गेंद के आकार के होते हैं। जैसे आप किसी एक गेंद को, गेंद है आपकी ये गेंद है, ये आपकी गेंद है, इस गेंद को आधे भाग से कर दीजिए, आधे भाग से कर दीजिए। अब ये गेंद क्या होगी, आधी हो गई, ये गेंद आधी हो गई, है ना। एक गेंद ये ऐसी हो गई। तो आप जो देखेंगे ये जो उभरी वाली सतह होती है, अलग अलग होती है, ये आपका हो जाता है अवतल, और जिन अंदर वाली हो जाती है दबी हुई तल पे, जो ये कलई हो जाती है, ये हो जाती है उत्तल। यानी कि जो आपकी परावर्तक सतह होगी उत्तल में, वो जो परावर्तक सतह होगी वो बाहर की ओर होगी। इसमें यानी कि बाहर की ओर होगी हमारी परावर्तक सतह। और अवतल दर्पण में क्या होता है, जो हमारी परावर्तक सतह होगी वो अंदर की ओर होगी। जो रिफ्लेक्टेड एरिया होगा वो इंटरनल होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एरिया होगा वो एक्सटर्नल होगा, यानी बाहरी परत पर होगा। यही उत्तल है, यही अवतल है। एक गेंद के आकार की हमने आपको बता दिया, लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ समतल दर्पण की, समतल दर्पण के गुणधर्म के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनती है, किस प्रकार की स्थिति होती है, यह सारा कुछ अध्ययन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म अब हम सीखेंगे। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ plane mirror, properties of image formed by plane mirror, properties of image formed by plane mirror, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से आप जान लीजिए, चाहे आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन की एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप गलत करके चले आते हो। लेकिन आज के बाद गलत करना नहीं है, क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट रेड पेन से पॉइंट हम कर देते हैं। ये रेड पेन से अपना पॉइंट हम कर देते हैं। रेड पेन से पहला पॉइंट है, इसमें जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। लिखिए आप, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी को आप लिख लेना वर्चुअल। प्रीवियस वीडियो में हमने आभासी और वास्तविक के बारे में चर्चा की थी, आप वीडियो को देख लेना, मैं इस वीडियो में पिन करवा दूंगा, है ना। सदैव आभासी तथा सीधा का मतलब यहाँ पे इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ये पहला आपका पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म में आप लिखिएगा। आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसका मतलब जो इसका r होता है, r बराबर 0, आप सभी जानते हो। वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट आप सभी जानते हो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध।
वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होते हैं? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये संबंध होता है r बराबर 2f। अब यहां से f का अगर हम मान निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। ये देखो r/2 हो जाएगा और r का मान क्या है? r का मान यहाँ पे अनंत होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगर यहाँ पे r का मान अनंत और 0 रख देंगे तो ये भी तो मान अनंत हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ से मेन पॉइंट जो नोट हो गया, यहाँ पे अगर हम नोट लिखेंगे, नोट है ना, लिखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है टेट में, सुपर टेट में, सीटेट में, है ना, रेलवे वाले में क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना आप कक्षा 10 में है, 12 में है, तो अभी से क्यों ना आप एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए ना। जो क्वेश्चन बार बार वहां कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आप फोकस करेंगे। जब आप नोट में लिखेंगे कोई चीज तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा विशेष पॉइंट होता है। उस पॉइंट को रियलाइज करना, उस पॉइंट को रिकॉल करना, है ना साथियों। यहाँ तक हो गया। हमने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म के बारे में की, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो हमारा प्लेन मिरर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अभी हम एक प्रश्न लेकर इस सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा मेरे साथी। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर तीसरा पॉइंट है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। हमने अनंत लिखकर ये फोकस दूरी भी अनंत हो गई। वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी अनंत हो गई। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध आप सभी जानते होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना साथी मेरे, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब आप देख लिया, अब चौथा पॉइंट चलेंगे। आप सारे नोट कर चुके होंगे, ओके, एक बार थम्स अप करिएगा, ठीक है। अब 4 नंबर पॉइंट है आपका, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता। बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता। अब इसके हम पढ़ते हैं, जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है इसके बारे में हम सीखते हैं। आप देखिए, आप सभी जानते हो कि ये आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई
अपान वस्तु की लंबाई, ये सभी आप सभी जानते होंगे। वस्तु की लंबाई नहीं जानते होंगे तो अगले आएगा टॉपिक में मैं करवा दूंगा। आवर्धन क्षमता को हम यम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम मान लेते हैं ये प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई आप कर सकते हो, लंबाई ऊंचाई है ना, ये हो जाएगा एच आई अपान एच ओ। आप इसको कर सकते हो। ये क्या है, इमेज ऑफ हाइट। इमेज ऑफ हाइट है ये, और ये हम लिख देते हैं, है ना, इमेज ऑफ हाइट या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपान ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज ये होता है। तो यहां पे हो जाता है यम बराबर एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस वी अपान यू। यहां से आपने एक पॉइंट देखा था जब हम समतल दर्पण के गुणधर्म की चर्चा कर रहे थे, उसमें एक पहला पॉइंट था कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आपने दूसरा पॉइंट देखा था समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पे आपने सीखा कि प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार। अब यहां से प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार यानी प्रतिबिंब और आकार जब सेम होगा तो आवर्धन क्या हो जाएगी, इसलिए m बराबर 1। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिखना, नोट करके लिखना, ये जो नोट वाले पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट विशेष पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है इस लेक्चर के। आप लिखिएगा समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है एक होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता एक होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता एक होती है। अब ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। 4 पॉइंट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हल करते हैं, सारा कुछ आपको बताते हैं, ठीक है, ओके। यहां तक हो गया सबका? नोट कर लिए, लिख लिए? लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए। लंबी वस्तु रखी गई है, लंबी वस्तु रखी गई है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, बने प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, की लंबाई बताइए। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमको दिया गया है एक समतल दर्पण है। पहले हम समतल दर्पण बनाते हैं। देखिए समतल दर्पण हम बनाते हैं, ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण हम बनाते हैं, है ना। यहां पीछे हम ये कर देते हैं, ये है समतल दर्पण। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण है, कह रहा 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम यहाँ पे एक वस्तु मान लेते हैं। ये यहां से मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक वस्तु रखी है जिसकी जो क्या है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसकी ये लंबाई है, ये है 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब देखिए, अब इसके सामने एक रेखा हम किरण गुजारते हैं, इसके सामने बिल्कुल सीधे। जब समतल दर्पण के सामने हम कोई रेखा गुजारेंगे, कोई किरणें गुजारेंगे, तो अपने ही मार्ग से वापस लौट आएगी। क्यों? समतल दर्पण है भाई। जिस एंगल से आप भेजते हो, जिस एंगल से किरणें जाएंगी, उसी एंगल से तो वापस आ जाएंगी। आपने देखा होगा, जब हमने परावर्तन के नियम बताए थे, यहाँ पे एक समतल दर्पण हमने लिया था, ये तिरछी किरणें हमने मारी थी, तिरछी किरणें, तो तिरछी परावर्तित हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक हम अभिलंब भी डाले थे, तो क्या हुआ? ये सीधी, ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट गई। यहाँ किरणें भी अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये जो किरणें हमने समतल डाली है, ये अपनी मार्ग में, अगर यहाँ पे देखो, हम ये किरणें एक और गुजारते हैं यहाँ से, ये किरणें हमने यहाँ से गुजार दिया, ये किरणें हमने यहाँ से गुजार दिया, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस ये परावर्तित हो जाएगी। उसी एंगल से ये एंगल बन जाएगा आपका, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से। यहाँ से एक, अगर हम यहाँ से एक अभिलंब यहाँ से खींच देते हैं, ये मान लीजिए ये अभिलंब है, अभिलंब, तो ये जो एंगल बनेगा आई, वही एंगल तो यहाँ आर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। जिस एंगल से किरणें आपतित होंगी, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही एंगल का आपतन कोण है ना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपने परावर्तन के नियम में सीखा था, है ना। जिस एंगल से आपतित किरणें जाएंगी, उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी, उसी एंगल से ये परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है नहीं, है ना। ये अब देखिए, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब की स्थिति निर्माण हुई? प्रतिबिंब कहीं बना नहीं ना। हम क्या करते हैं, ये ऐसे सीधे तो निकलती नहीं, अब इसको हम यहाँ से और मिलाते हैं, ये किरणें भी और मिलाते हैं इधर इस साइड। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बनेगी, तो इसको हम ए डैश ले लेंगे, इसको हम बी डैश मान लेंगे। आप देखिए, उतनी ही ऊंचाई है ना। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार सेम है कि नहीं है? हमने सिद्धांत में सीखा था अभी। तो यहाँ पे देखिए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। प्रतिबिंब की लंबाई, अभी इस इक्वेशन से तो हम सेम ऐसे दिखाई दे रहा है कि कर सकते हैं कि समान होगा, लेकिन हम सूत्र के सहायता से हल करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हो दर्पण का सूत्र जो होता है, यहाँ पे क्या दिया है? दर्पण का सूत्र होता है आपका, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सब सूत्र होता है। यहाँ पे u क्या दिया है? u आपका दिया है u बराबर -10 सेंटीमीटर। आपका ये 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। इसका मान, इसका मतलब है ये जो हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? दर्पण की बनी प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि ये पार्ट निकालना है। ए डैश बी डैश की जो लेंथ होगी, यानी कि हमको एचआई का पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। एचआई का पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? आप जानते हो समतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन यानी कि यम बराबर, ये क्या होता है? HO/HI, यही होता है। यहाँ पे मान क्या होता है? यम का मान 1 होता है कि नहीं होता? होता है ना। यम बराबर 1 आप रख दो, HO/HI। यहाँ से आप देखोगे HI बराबर HO, HO का मान 5 सेंटीमीटर, तो HI बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना।
तो वैसे भी एक कंडीशन और प्रॉपर्टी थी कि जो वस्तु का आकार होगा वही तो प्रतिबिंब का आकार होगा। यहां से हमने सिद्ध भी कर दिया। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। और एक स्थिति और यहाँ पे बन जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं, अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई याद करनी है, वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई, अब यहाँ से तो ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से इसकी लंबाई अगर आपको पता करनी है तो किस एंगल से पता करेंगे, इसी से मालूम कर लेंगे, इसी से। देखिए कैसे, यहां पे देखिए आप, यम बराबर होता है यच, क्या होता है, यच ओ अपान यच आई होता है, बराबर आपने देखा होगा माइनस वी अपान यू, माइनस वी अपान यू, और यम का मान होता है 1, यानी कि माइनस वी अपान यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा v बराबर ये माइनस यू, v बराबर अब देखेंगे तो ये माइनस है, माइनस पहले से, और -10 यहाँ पे हमारा दिया है, देखिए ये हमारा -10 यहाँ पे दिया गया है, तो ये -10 हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा +10 में, +10 में प्लस हमें क्या दर्शाता है, ये प्लस चिन्ह, जो हमारा ये प्लस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह हमारा दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वो क्या होगा, पहली स्थिति तो हो जाएगी, तो ये तो दर्पण के पीछे बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। और दूसरी बात हो गई उतनी दूरी पर, यानी कि वस्तु का आकार, और क्या हो रहा है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार सेम है, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ये बात क्लियर हो गई, एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक एग्जांपल सिद्ध कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा एकदम, जो हमारा मनगणन था, जो हमारी अंदर जो सोच नहीं पा रहे थे कि ये क्वेश्चन कैसे रटे, अब देखो स्थिति क्या हो गई, एकदम सिंपल हो गई, हमने ये जब क्वेश्चन कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज में अगर आपको सेक्शन सक्सेस पाना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स आसानी से सीख पाएंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, जो हम समतल दर्पण के गुणधर्म की चर्चा किए थे। चौथा पॉइंट तक हो गया था ये सवाल, अब पांचवा पॉइंट। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है आपका, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की वही दूरी होगी जो वस्तु की दूरी होगी। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की वही दूरी होगी, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी वही होगी जो वस्तु की दूरी होगी। देखिए आप, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के पीछे प्रतिबिंब की समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे वही दूरी होगी, प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे वही दूरी होगी जो वस्तु की दूरी होगी, जो वस्तु को हम यहाँ बिंब भी कह सकते हैं,
बिंब कई बार लिखा रहता है तो आप घबराइएगा नहीं मेरे भाई। बिंब अगर लिखा है तो आप घबराइएगा नहीं, वस्तु होता है वो तो। जो बिंब की दूरी होगी, जो वस्तु की दूरी होगी। अब पांचवा हो गया 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट ये कहता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से जाती है, यदि कोई वस्तु है वो समतल दर्पण, जैसे मान लो ये दीवार में यहाँ पे है, तो समतल दर्पण की ओर अगर v वेग से जाती है तो प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो 2v वेग से आएगी। आप लिखिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v चाल से जाती है, v चाल से जाती है, तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की चाल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की चाल 2v हो जाती है, 2v हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से जाएगा तो प्रतिबिंब 2v चाल से जाएगा, 2v चाल से जाएगा। हम 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड से हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा हमको। ठीक है, अब ये 7वां पॉइंट आप लिख लीजिए। 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट आपका हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु है, अगर समतल दर्पण में आप अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है 6 फीट का हो, 6 फीट का है, अगर वो समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो कितनी ऊंचाई का, कितने फीट का दर्पण होना चाहिए, कितने फीट का दर्पण होना चाहिए। यानी कि 6 फीट का आदमी है तो 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। ये पॉइंट बड़ा विशेष पॉइंट है। कोई वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब, आप ऐसे लिखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अगर कोई वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में तो वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। देखने के लिए वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। मान लो कोई 6 फीट का यहाँ व्यक्ति है, कोई ये व्यक्ति मान लो व्यक्ति है 6 फीट का है ना, 6 फीट का है तो दर्पण कितने का होना चाहिए, बोलो कितने का होना चाहिए, 3 फीट का, ये 3 फीट का होना चाहिए। ये पॉइंट आपका हो गया। और कोई पॉइंट बचा है? 7 पॉइंट हो गए आपका। बस इतने पॉइंट आपको बहुत
इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन में आप 10th में हो या 12th में हो या अदर परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट कई बार किए जाते हैं। आप प्लीज कंसंट्रेट करना है कि पॉइंट पर विशेष ध्यान देना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ। जैसे मान लो यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने V चाल से जाती है तो दर्पण बना प्रतिबिंब 2V चाल हो जाता है। ये चीज का हम सिद्ध करके देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसे करते हैं। राधा 5 सेंटीमीटर दूर समतल दर्पण के सामने खड़ी है। राधा 5 सेंटीमीटर दूरी पर समतल दर्पण के सामने खड़ी है। समतल दर्पण के सामने, दर्पण के सामने खड़ी है तथा दर्पण की ओर 1 मीटर तथा दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है तथा दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, 1 मीटर चलती है। तो राधा व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो राधा व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। यहां से देखिए, आप एक समतल दर्पण आप बनाइए, समतल दर्पण बनाइए। रेड पेन से बनाते हैं, रेड पेन से बनाएंगे। ये घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी जरूर। ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी। आप कहाँ स्थिति है वो कहाँ पहुंचाएगी ये शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये राधा है। राधा बना दो यहाँ पे ऐसे, राधा, ये राधा है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब क्या करती है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है, आप सभी जानते हो। ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहां से, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। प्रतिबिंब भी तो उसका 5 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा मेरे भाई। ये ज्यादा हो गया, इतना बहुत है। ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। अब क्या होता है, दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अगर ये दर्पण की ओर 1 मीटर यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, तो यहाँ से भी तो 1 मीटर आएगी, उसका प्रतिबिंब भी तो 1 मीटर आएगा, 1 मीटर प्रतिबिंब भी तो आएगा। अब आप देखिए, इसके बीच की दूरी क्या हो गई, इसके बीच की दूरी बताओ क्या हो गई। 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, टोटल दूरी क्या हो गई। राधा व उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, राधा व उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, 8 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन घुमा घुमा के इतनी बार क्वेश्चन पूछता है। आप गलत नहीं करना मेरे भाई, आपको गलत नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या होता है समतल दर्पण में, अब प्रतिबिंबों की संख्या आ जाती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या आपको निकालनी है। जैसे मान लो कोई समतल दर्पण है, उसके बीच एक और समतल दर्पण आ गया, तो कुछ ना कुछ कोण पे झुकता है वो। तो प्रतिबिंबों की संख्या जब हम निकालते हैं समतल दर्पण में, प्रतिबिंबों की संख्या
तो इसका एक फॉर्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या जब भी निकालेंगे 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा, ये थीटा आपका क्या है, दो समतल कोणों के बीच, दो समतल कोणों का झुकाव, दो समतल दर्पण का झुकाव, दो समतल दर्पण का जो झुकाव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में। अब थीटा मान लो आपका दिया हो 60 डिग्री, मान लो थीटा का झुकाव 60 डिग्री है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या आ जाएगी। अगर हम प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे यहां से, प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे यहां से, तो क्या होगा, 360 बटा 60, ये हो गया 0 0 6 36, ये 6 आ गया। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या का मान 6 आता है, यानी कि ये इवन है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका यन निकलेगा, जो मान निकलेगा 6 + 1 यानी कि आप 7 कर देंगे, एक ऐड कर देना है आपको। अगर प्रतिबिंबों की संख्या का मान सम आता है तो एक आप ऐड कर देना, अगर विषम आता है तो नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ पे, मान लीजिए यहां पर आपका दिया है 40 डिग्री, मान लीजिए ये थीटा का मान अगर दिया है 40 डिग्री है, आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या बताइए आप। तो आप करेंगे 360 बटा 40, 0 0 4 9 36, ये 9 आ गया। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो जोड़ना नहीं है आपका, ये 9 आपका आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंबों की संख्या जो हमारी होगी वो 9 होगी। यहाँ पे 6 आया था तो एक हमने ऐड कर दिया, क्या हो गया, 7 हो गया। मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर में समतल दर्पण से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। आप सभी लोग नोट्स बनाकर इसको बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए, एक नहीं 2 बार। और जो भी मेरे नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप क्रिएटिव एजुकेशन का एक पार्ट बनिए, आप हिस्सा बनिए, एक सदस्य बनिए, सदस्यता ग्रहण करिए मेरे भाई। मेहनत होती है, आपके साथ भी मेहनत होगी, आप स्वयं प्रयास करोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।